नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने जीएस पेपर 1 के तहत, जिसमें हम कराने वाले हैं आज का पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि गांधी जी की संघर्ष विराम संघर्ष की नीति से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्ता को बताना, यही हमारा प्रश्न है। और देखिए प्रश्न तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी साथ साथ काम करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो इसको जो है, आप लोग जब वीडियो देखिए तो पेन पेंसिल लेके बैठिए, साथ ही साथ आप नोट कर लीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो 15-20 मिनट हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप जो है एक आपका यहाँ से प्रश्न तैयार होगा। वीडियो रोक करके अगर कभी हमारी स्पीड ज़्यादा लगे तो वीडियो आप रोक करके भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है, आंसर राइटिंग डेली करिए, क्योंकि यदि आंसर राइटिंग नहीं करेंगे और आप सोच रहे होंगे कि बिना आंसर राइटिंग किए जो है हम जो है पीटी तो मतलब पास कर लिए, तो हमारे पास तो फैक्ट बहुत है, तो हम मेंस भी बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो होगा क्या कि आपका जो प्रश्न है वो बिखरेगा। जब आप उत्तर लिखने बैठेंगे, अभी आप ईमानदारी से यदि आपने पीछे आंसर राइटिंग नहीं करी है, तो जब आप उत्तर लिखने बैठेंगे तो सही में आपको पॉइंट ही नहीं मिलेगा कि क्या लिखें। फिर आपको लगेगा कि यार भूमिका कैसे लिखें, बीच का पार्ट में क्या लिखना होगा, निष्कर्ष कैसे दें, ये सारी समस्याओं से आप जो है वो रूबरू होंगे। और इससे जो है मुक्ति कैसे मिलेगी? इससे मुक्ति तभी मिलेगी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ही नहीं, साथ में उसका प्रॉपर मूल्यांकन भी होना चाहिए। मतलब कोई एक्सपर्ट देखे, कोई आपके सीनियर हो, आप उनको दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग से जुड़ के तभी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप अपने से भी करिए, कोई सीनियर हो जिसको आप कैपेबल समझते हो, तो उसको आप दिखाइए, उससे उससे बोलिए आपकी मार्किंग करे। और फिर अगर मार्किंग करे तो जो कमी रहे वो बताए। यदि आप 12 अंक का उत्तर लिखे हैं, उसमें अगर जो है आप साढ़े 4 नंबर 5 नंबर तक पा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं 1.5 से 2 नंबर कम हैं। तो 2 नंबर मतलब 7 नंबर तक, साढ़े 7 नंबर तक नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं पा रहे हैं? तो वो कमी भी आप उससे जानिए, तब जा कर के फिर उस कमियों को दूर करते रहिए। और जिस तरीके से फिर आप अगर 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर एक रिदम में आएँगे। और टेस्ट सीरीज़ की भूमिका यही होती है। टेस्ट सीरीज़ जो क्या है कि चूँकि आप वहाँ पैसा पेमेंट करते हैं, तो फिर वहाँ आपको अच्छे-अच्छे बच्चे मिलते हैं, वहाँ अच्छी-अच्छी कॉपियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती है कि यार हम भी मेंस लिख रहे हैं और वो भी मेंस लिख रहा है। वो 12 में 8 नंबर, साढ़े 7 8 नंबर तक पा जा रहा है, हम जो है 4 साढ़े 4 3 नंबर तक पा रहे हैं। तो फिर ये गैप, तो आप परिश्रम करेंगे उस गैप को फुलफिल करने के लिए। तो यही चीज़ें हैं, तो मेंस आंसर राइटिंग मस्ट है, नहीं तो पीटी का तो आप इतिहास बनाते रहिए। फाइनली क्या होगा कि आप पीटी तो पास करते रहेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में जो है आप फेल कर जाएँगे। तो हमारा आपसे यही गुज़ारिश है कि पीटी जो है यदि पास किए हैं, तो उसको मुख्य परीक्षा में तब्दील करिए। और वैसे भी ये समय जो है वो मेंस पढ़ने का है। चाहे इस बार के जो बच्चे पीटी पास कर हों, चाहे उनको मेंस देना हो जिनका जून में है। और अभी जो है आप लोग का प्रीलिम्स का जो पेपर है वो कहाँ जा रहा है? वो तो अक्टूबर में जा रहा है, तो अक्टूबर तक तो आप पीटी के मूड में रहेंगे नहीं। अभी पीछे भी आपने पीटी ही पढ़ा है। तो बहुत अच्छा है कि अभी जो है आप अपने जीएस के सारे पेपर्स को तैयार कर लीजिए। और इसकी तैयारी आप कैसे कर पाएँगे? इसकी तैयारी जो है आप कहीं न कहीं टेस्ट सीरीज़ से जुड़ कर के ही, टेस्ट पेपर लगा कर के ही कर सकते हैं। पीवाईक्यू लगा लीजिए, सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें करिए। तो चलिए बिना समय गँवाए आज का प्रश्न देखते हैं। और आप लोगों को लगता होगा कि सर ये स्टार्टिंग में 2-3 मिनट हमारा बेकार करते हैं। देखिए 2-3 मिनट बेकार नहीं करते, ये जो वास्तविकता है उससे आपको अवगत कराते हैं। और ये चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएँगी, जब आप मेंस में जाइएगा आपका प्रश्न छूट जाएगा, आप जो है आपको लगेगा, जब आप एक मेंस फेल होइएगा तब एहसास करिएगा कि नहीं संदीप सर सही कह रहे थे। तो ये चीज़ें आप क्यों अपना समय बेकार कर रहे हैं, कीमती समय? बेहतर है कि अभी से प्रयास करके उसको पास कर लीजिए। ये जीएस पेपर 1 का प्रश्न है। और इस पेपर में आइए सबसे पहले तो एक छोटी-सी आप भूमिका बताइए कि वर्ष 1919 से 1947 के समय को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीवादी काल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप जान रहे होंगे प्रश्न आपका गांधी जी के ऊपर है। और प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि गांधी जी की संघर्ष विराम संघर्ष की नीति से आप क्या समझते हैं? महत्ता को जो है वो बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि वैसे तो गांधी जी 1915 में ही आ गए थे। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, देखिएगा, उसमें मैंने यही डिस्कस किया था कि गांधी जी जब 1915 में आते हैं तो किस तरह जो है
वो यहाँ के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। उसी पे हमारा प्रश्न था, और गांधी जी ही क्यों नेतृत्वकर्ता के रूप में सबसे उपयोगी व्यक्ति थे? तो ये इस प्रश्न को मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लें, और उससे देख करके इस पे आएँगे तो ज़्यादा कनेक्ट होंगे। तो आप सभी जान रहे होंगे कि 1919, भाई अगर देखा जाए तो 17 में भी चंपारण हो गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय फलक पे आते हैं गांधी जी, तो वो उस पे आते हैं, रॉलेट एक्ट के बाद से चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें 1919 में घटित होती हैं। फिर खलीफत जो आंदोलन चलता है खलीफा को लेकर के, तो उसमें भी गांधी जी सक्रियता निभाते हैं। उसके बाद फिर इनका अपना सहयोग शुरू ही हो जाता है। और उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आता है, लास्ट में जो है भारत छोड़ो आंदोलन आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही आप बता रहे हैं कि 47 के समय, मतलब 1919 के बाद का जो समय है नेतृत्वकर्ता के रूप में, वो गांधी जी का समय है। तो आप बता रहे हैं इस समय गांधी ही सबसे प्रमुख नेता रहे एवं भारतीय राजनीति में नई विचारधारा का जो है इन्होंने सूत्रपात किया। इसके पहले ऐसा नहीं कि गांधी के पहले जो है वो संघर्ष नहीं होता। भाई उसके पहले भी कांग्रेस का गठन हो गया था, उसमें भी दो धाराएं थी, नरम पंथ की, गरम पंथ की, फिर क्रांतिकारी धारा भी उभर के आ चुकी थी। वो सारे प्रयास हो रहे थे, लेकिन उन सबों से हट करके गांधी जी ने जो है वो अंग्रेजों से संघर्ष करने की एक अलग ही रणनीति का जो है वो विकास किया था। और वो विकास यहाँ भारत की भूमि पे नहीं, वो बेसिकली वो दक्षिण अफ्रीका में ही कर चुके थे। उसका उन्होंने एक पुनः सफल जो है प्रयास यहाँ भारत में किया। तो आप ये चीजें बता दीजिए। फिर अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने असहयोग, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो जैसे बड़े आंदोलनों का जो है वो नेतृत्व किया, जो मैंने पीछे ही बताया। इन आंदोलन के काल में उनकी रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष की, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए जन सामान्य की भी अपनी एक सीमा होती। मतलब गांधी जी जो संघर्ष करते थे, फिर एक समय के बाद वो देखते थे, जैसे आप देखेंगे कि जो असहयोग चलाते हैं, उसके 7-8 साल के बाद सविनय अवज्ञा आता है, उसके 10 साल के बाद फिर वो लाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऐसा नहीं कि जो ये बीच-बीच में गैप करते थे, वो क्यों करते थे? भई आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठना चाहिए कि भई एक ही बार जो है वो पूरा फुल एंड फाइनल क्यों नहीं कर लेते? क्यों एक ही बार में अंग्रेज़ों को भगा नहीं देते? भई आप ये समझिए कि अंग्रेज़ उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति थे। उनके लिए कहा जाता था कि उनका जो साम्राज्य है, वो अस्त नहीं होता, और वैसी शक्ति के साथ लड़ रहे थे, और किस संसाधन के साथ लड़ रहे थे? तो सत्य और अहिंसा के साथ लड़ रहे थे। कोई वेपन लेके नहीं लड़ रहे थे, और वेपन लेकर के हम लड़ भी नहीं सकते थे। समझ लीजिए, वो चर्चिल का कहना नहीं था कि भई अगर ये हमसे शस्त्र से लड़ता तो इसको तो हम 1 मिनट में धूल चटा देते। तो वो शस्त्र तो चीज़ें थी नहीं, वेपन लेके थी नहीं। तो ये जो नैतिक आंदोलन होते हैं जिसमें सत्य अहिंसा की बात होती है, तो उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप उस समय तक ही संघर्ष कर सकते हैं। उसके बाद पुनः ऊर्जा संचित करने के लिए अपने आप को फिर विराम की अवस्था में जाना होता है, और उसके बाद फिर पुनः संघर्ष। तो यही चीज़ें आप इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। इसलिए आंदोलन को स्थगित कर विरामावस्था को रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए। उसका मानना था कि भई आपने विरोध किया, आपने संघर्ष किया, उसका प्रभाव जनमानस तक पहुँचा, अंग्रेजी सत्ता पे भी उसका कुछ दबाव पड़ा। लेकिन अब आप ये सोचिए कि नहीं, अब हम तभी हटेंगे जब हमको पूरी तरीके से रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ये आपकी आज की सरकार नहीं है। और वैसे भी यहाँ भी स्थिति वही रहती है कि यदि आप बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हैं, आपका आंदोलन बहुत ऑर्गेनाइज़ नहीं है, तो यहाँ भी सरकारें क्या करती हैं, अभी छिपा नहीं है, पीछे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो किसानों का आंदोलन हुआ वो कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सरकार से लड़ रहे हो, चाहे आज की सरकार हो, और उस समय की तो वो औपनिवेशिक सरकार थी, तो आज से तो कोई तुलना भी नहीं है। वो तो तुरंत उसका एक्शन भी उसी तरीके से होता। तो बहुत ज़रूरी था कि चीज़ों को अपने बचा के चलें। फिर अब इस नीति की महत्ता क्या थी? अब आपने तो संघर्ष की नीति जो गांधी अपना रहे थे, तो आपने उसको बताया कि किस तरीके से चीज़ें कर रहे थे। अब इस नीति की जो महत्ता थी वो बताइए कि आंदोलन के बाद विराम की अवस्था में लोगों में पुनः आंदोलन के लिए नई ऊर्जा का संचार हो जाता। मतलब जो 1 साल 1.5 साल जो आंदोलन चलता था, तो जो जो लोग अपने घरों से दूर रहते थे या सारी गतिविधियों को रोक करके केवल आंदोलन में ही भागीदारी करते थे,
तो उसके बाद क्या होता था कि भाई वो 1 डेढ़ साल के बाद उस तरीके की जीवन शैली से थक जाते थे। फिर उनको अपने परिवार में जाना होता था, फिर अपने आर्थिक चीज़ों को सँभालना होता था, क्योंकि आंदोलन करेंगे तो उसमें आर्थिक भाई रुपए की पैसे की भी ज़रूरत होगी, तो सारी चीज़ें होती थी। तो ये सारी चीज़ें क तभी मिल सकती थी जब थोड़ा-सा आंदोलन को स्थगित किया जाए। तो यही चीज़ें आप बता रहे हैं कि पुनः आंदोलन के लिए नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। लोग पूरे मनोयोग से पुनः आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आंदोलन ज़्यादा प्रभावी होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो गांधी की जो आंदोलन है, वही पहले कहते हैं, पहले आंदोलन में क्या कहते हैं कि हम जो है असहयोग नहीं करेंगे, मतलब आपके चीज़ों में हम सहयोग नहीं करेंगे, मतलब हमारा असहयोग रहेगा। फिर वो कहते हैं कि सविनय अवज्ञा, मतलब हम आपकी चीज़ों की अवज्ञा करेंगे। मतलब देखिए एक स्टेप उसमें जो है बढ़ोतरी हुई, और लास्ट में क्या कहते हैं, लास्ट में कहते हैं कि अब तुम जो है भारत ही छोड़ो। तो वो भारत छोड़ो ऐसा नहीं है कि वो 1920 में कह सकते थे, वो 1942 में ही कह सकते थे, क्योंकि 1920 से लेकर के 1942 ये जो 22 साल का समय रहा, उस ड्यूरेशन में गांधी जी ने क्या किया कि जनमानस में जो है वो एक तरीके से स्वतंत्रता को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के एक जन चेतना का निर्माण कर दिया था। और उसी के दम पे जो है वो लास्ट में कहते हैं कि अब जो स्थिति है वो डू एंड डाई की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति। तो वो स्थिति एक दिन में नहीं आ सकती थी। अगर वही चीजें वो असहयोग आंदोलन में कर देते तो शायद जो है गांधी की चीजें वहीं ठप पड़ जाती, और वहीं जो है अंग्रेजों को द्वारा उनका बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया जाता। तो ये सारी चीजें आप बता दीजिए। फिर विराम की अवस्था में राजनीतिक पहलू को छोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक पहलू पर रचनात्मक कार्य किया जाता है, जिससे समाज को सशक्त चेतना एवं जिससे समाज को सशक्त एवं चेतनापूर्ण बनाया जा सके। भाई वही मैंने कहा कि आर्थिक चीजें भी जरूरी है, और समाज को भी भाई, आप जो है आजादी की बात तो करते हैं, क्या है आजादी? जब तक आजादी की मायने को आप सही से नहीं समझेंगे तो फिर उसको संजो पाएंगे। आज भारत क्यों बहुत ज्यादा एक बेहतर लोकतंत्र साबित हो रहा है बनस्पत जो है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, या जो भी एक्स वाई जेड हो, भारत में ही लोकतंत्र क्यों फल फूल रहा है? क्योंकि भारत का जो मार्ग था वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा, और हम लोग अहिंसात्मक मार्ग से बढ़े, हम लोग सत्य के मार्ग पे रहे। हम लोगों का जो विरोध भी रहा वो सैद्धांतिक विरोध रहा, वो नैतिक विरोध रहा। और इसलिए जो हमारे यहाँ जो एक जनमानस में जो एक स्वीकारोक्ति थी वो सही मायने में स्वतंत्रता को संजोने में सफल रही। और वही जो देश जो मतलब उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे आए, भाषा के नाम पे आए, धर्म के नाम पे आए, जाति के नाम पे आए, वो आज विघटन के शिकार हो रहे हैं। तो ये जो विभेद था उसको पाटने का काम ये क्या होता था, जो विराम का समय होता था उसमें यही सब पाटने का काम होता था। और इसमें जैसे देखिए लघु कुटीर उद्योगों का विकास किया गया, सूत कातना, स्वच्छता अभियान, अस्पृश्यता निवारण, ये सारी जो चीजें हैं देखा जाए तो ये आर्थिक संसाधन तो थे ही, आर्थिक गतिविधियां तो बढ़ ही रही थी, साथ ही साथ एक दूसरे को जो है वो कनेक्ट भी कर रही थी। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि भाई जाति प्रथा उस समय कितनी हावी थी, छुआछूत की भावना समाज में कैसी थी, और एक बिखरा हुआ समाज को अगर आजादी मिल भी जाए तो ये आपस में ही लड़ मर जाते, तो वो स्थिति ना आए, तो इसके लिए भी गांधी जी ने प्रयास किया। और यही जो है उनकी विराम वाली जो अवस्था थी उसकी यही बेहतर रणनीति थी। ये सारी चीजें बताइए कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। देखिए अभी जो समय है वो आपको मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है। आप लोग मुख्य परीक्षा को लेकर के बहुत सीरियस होइए, क्योंकि जून में पेपर है। फिर जो बच्चे इस बार पीटी देंगे 2025 का, तो उनके लिए भी अभी जो समय है वो बेसिकली मुख्य परीक्षा को पढ़ने का ही है। क्योंकि आप सोचिए आपका पेपर जो है वो अक्टूबर में होगा, और अभी पीछे भी आप पीटी ही पढ़ रहे होंगे। तो आप पीटी लगातार साल भर नहीं पढ़ सकते, और पीटी साल भर पढ़ के भी क्या करेंगे यदि आप जो है पीटी पास भी कर लेंगे, मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी नहीं है, मुख्य परीक्षा को लेकर के आपके पास बेहतर रणनीति नहीं है, तो आप पीटी पास करके जो है उस उपलब्धि को भी 4-6 महीना के बाद गंवा देंगे, क्योंकि जैसे ही आप मेंस फेल हुए पीटी का कोई महत्व नहीं रह गया। ये सारी चीजें हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। और इसी के तहत हमारे संस्थान के द्वारा भी एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम जीएस के सारे पेपर्स करा रहे हैं। तो अगर हमारे फुल टेस्ट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 4,999 रुपये है, ये है। और अगर आप पेपर 5 और 6 को लेकर के करना चाहते हैं, इसकी फीस मात्र जो है वो
₹1499। तो आप जो है इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। यहाँ तो आपको अनलिमिटेड प्रश्न मिलेगा, आपको सारे पेपर को कवर कराया जाएगा और यहाँ जीएस पेपर 5 और 6। तो और इसके साथ ही हम देंगे क्या आपको, देखिए आपको डेली 2 प्रश्न देंगे अगर आप इधर जीएस पेपर 5 और 6 को लेते हैं, और अगर आप फुल बैच लेते हैं तो आप जितना भी आपकी क्षमता हो 1 दिन में उतना आप माँगिएगा, उतना संस्थान देगा, आप लेकर के दिखाइए, उसकी मार्किंग होगी। देखिए इसी तरीके से मार्किंग की जाएगी, जो ये चेक हुआ है तो प्रॉपर वे में कमेंट किया जाएगा संस्थान के द्वारा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और यदि आपका नंबर कट रहा है, यदि आपका 1 नंबर भी काटा जा रहा है, आधा नंबर भी काटा जा रहा है, तो क्यों काटा जा रहा है? और कैसे आप, यदि 12 अंक का प्रश्न है तो कैसे उसमें 6.5 7 7.5 नंबर तक आप कैसे पाएँ? या 8 अंक का प्रश्न है तो वहाँ कैसे जो है आप 5.5 6 नंबर तक पा सकते हैं। तो वो रणनीति आपको यहाँ बताई जा रही है। तो आपकी वो चीज़ें मार्किंग हो गई, फिर साथ ही साथ हम जो है आपको इस तरीके से मॉडल आंसर भी देते हैं। मतलब कॉपी तो चेक करते ही हैं, जो कमी रहती है वो तो बताते ही बताते हैं। साथ ही हम मॉडल आंसर भी आपको देते हैं, और ये मॉडल आंसर प्रत्येक टॉपिक से मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका मॉडल आंसर रहेगा। और जब अगर आप हमारे केवल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ना केवल आप लिखने में बहुत सशक्त बनेंगे, साथ ही साथ आपका प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, और आपके पास जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो आपके पास करीब 450 से 500 प्रश्नों का संग्रह रहेगा सारे पेपर से। तो सोचिए कि आप, मतलब आपकी तैयारी किस लेवल की रहेगी। और यहाँ से चीज़ अगर आप करेंगे तो 65 से 70% चीज़ें तो यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगी। चलिए सूचना समाप्त हुई। अधिक जानकारी के लिए उन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं, संपर्क करें। फिर विराम की अवस्था में शक्ति को पुनः केंद्रित करने का अवसर मिल जाता है, एवं सरकार द्वारा सकारात्मक कदम न उठाए जाने पर पुनः आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और यही चीजें होती थी। आप सविनय अवज्ञा में देखेंगे कि गांधी जी भाई मतलब इरविन के सामने अपनी चीजें रखते हैं, और जब वो नहीं मानते हैं उनकी मांगे तो फिर वो आंदोलन की तरफ मूवमेंट करते हैं। और इसी तरीके से फिर आप भारत छोड़ो आंदोलन में भी यही चीज पाएंगे। तो ये चीज़ें क्यों हो जा रही थी? क्योंकि जनता में एक अंडर करंट था, और जनता जो है फिर आंदोलन के लिए तैयार हो गई थी नई ऊर्जा के साथ। इससे लोगों में धैर्य एवं आत्मसंयम बना रहता है, और उपनिवेशी सरकार को दमन करने का अवसर भी नहीं मिलता। भाई अगर आप उग्रता पूर्वक आंदोलन, भाई अगर 1.5 2 साल कोई आंदोलन चला तो उसमें हिंसा होना तय है, क्योंकि लोगों का धैर्य जवाब दे जाएगा, उनका आत्मसंयम जवाब दे जाएगा, और वो कहीं न कहीं कोई न कोई उग्र घटना कर बैठेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप चौरी चौरा की घटना देखिए। वही असहयोग शुरू होता है और चौरी चौरा में चीज़ें हो जाती हैं। अब उसको भी लेकर के मतलब बहुत से विद्वान उस समय के नेता, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, या सभी लोगों ने उनका, गांधी जी का विरोध भी किया था कि भाई जब हमारा मूवमेंट बहुत पीक पे था और हमको बहुत उम्मीद थी कि हमको सफलता मिल जाएगी, और तब गांधी जी जो है उसको विथड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन गांधी जी समझ रहे थे कि अभी वो अवसर नहीं है, या अभी हमारी जनता जो है इतनी परिपक्व नहीं है कि इतना दीर्घकालिक आंदोलन चला सके। और दूसरी चीज, उसके बाद तो तय था कि अगर गांधी जी उसके बाद आंदोलन को विड्रा नहीं करते तो वाकई में इतना मतलब बर्बरता पूर्वक दमन किया जाता कि फिर शायद गांधी जी भी दोबारा हिम्मत नहीं कर सकते थे कोई और आंदोलन करने का। तो वो बहुत अच्छी रणनीति थी। तो इसके लिए गांधी जी को दोष मत दीजिएगा, वो काफी समझदार व्यक्ति थे। फिर अब ये सारी चीज़ों को बता करके, चूँकि देखिए 12 अंक का प्रश्न है तो थोड़ा-सा डिटेल से आपको देना है। और देखिए मुख्य परीक्षा में क्या है कि बच्चे पूछते हैं कि सर पॉइंट-पॉइंट लिखें कि कुछ विश्लेषण करें। देखिए, इसमें दोनों लिखना है। अगर 12 अंक का प्रश्न है तो थोड़ा-सा आपको विश्लेषण भी करना है, और पॉइंट फॉर्म सही रहेगा। पॉइंट लिखिए, लेकिन जिस पॉइंट को आपको लगे कि थोड़ा-सा विस्तार की ज़रूरत है उसको विस्तार कर दीजिए। 8 अंक के प्रश्न में बहुत ज़्यादा जो है वो विश्लेषण पे मत जाइएगा, वहाँ पॉइंट में ही दे के चलाइएगा। हाँ, वहाँ भी अगर एक आध में लगे कि थोड़ा-सा विस्तार देना तो आप दे लीजिएगा, क्योंकि समय कम रहता है। फिर छोटी-सी भूमिका, किस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि गांधी का संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति भारतीय समाज एवं परिवेश के अनुकूल थी, जिसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर सफल प्रयास किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। और भूमिका में या निष्कर्ष में देखिए, भूमिका हमेशा परिचयात्मक होती है और निष्कर्ष सदैव प्रश्न के अनुरूप होता है। ये इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जनरली बच्चे करते क्या है कि भूमिका लिखते ही, भूमिका में ही जो है वो निष्कर्ष लिखने लगते हैं। तो ये अप्रोच बहुत गड़बड़ है, तो ऐसा मत करिएगा। और निष्कर्ष जो भी है बहुत सकारात्मक लिखिए। अगर प्रश्न की
हैं तो उसमें अगर सकारात्मकता दिखा पाइए तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो आज के प्रश्न का उत्तर हमारा यहीं तक था, अभी जाइएगा नहीं। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो, और इससे आप लोग इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ टाइम टू टाइम जो है हमारे संस्थान द्वारा निःशुल्क लाई जाती हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं। और अगर आप लोगों ने हमारे इन दोनों चैनलों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे ये समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल हो या संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये दोनों को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ हम आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ लेके आ ही रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि आप मेंस सीरीज चली रही है हमारे द्वारा। फिर आरओ की भी बहुत संभावना है कि मई में आपके पेपर हो जाए, मई या जून में तो निश्चित तौर पे होने ही होने हैं। तो उसकी भी तैयारी हमारी टीम के द्वारा कराई जाएगी, हम भी उसमें कुछ पोर्शन लेके आएंगे, करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग इससे जुड़िए और हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ।